वेलकम वंस अगेन क्लास 9। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 उत्तक यानी कि टिश्यू। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तक क्या है? देखिए, उत्तक समान उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है। देखिए, कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है, परंतु जो है अगर हमारे शरीर के अंदर कोई कार्य करना है, जैसे हमने सांस लेना है, तो एक कोशिका काम नहीं करती, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ही काम करती हैं। तो वो सारी कोशिकाओं का जो समूह होता है वो उत्तक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है? देखिए, बहुकोशिकीय जीवों के विशेष कार्यों के लिए शरीर के विशिष्ट अंगों में विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं। जैसे शरीर में गति के लिए पेशियाँ उत्तक कार्य करता है। संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए तंत्रिका उत्तक यानी कि न्यूरॉन कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का श्रम विभाजन है, यानी कि कुछ उत्तक हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे कि अभी आपने इस उदाहरण में देखा कि पेशिया उत्तक शरीर में गति का कार्य करते हैं, और जो तंत्रिका उत्तक यानी जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं, वो संवेदनाओं को शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस तरह से और भी उत्तक होते हैं जो शरीर में एक विशिष्ट जो है वो कार्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। देखिए, वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया होती है जिसमें जीवित पौधे की जो पत्तियां होती हैं वहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर यानी कि जो अतिरिक्त पानी है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगता है। और बाहर कहाँ निकलता है? रंध्रों से बाहर निकलता है। रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें जीवित पौधे पत्तियों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सरल उत्तक कितने प्रकार के हैं? जी, सरल उत्तक 3 प्रकार के हैं। अब आगे वो कह रहा है, पूछ रहा है उनके नाम बताइए। तो उनके नाम है पैरेंकाइमा, कालिंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। हमारा अगला प्रश्न है, प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? देखिए, जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में यह प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है और यह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। हमारा अगला प्रश्न है, नारियल का रेशा किस उत्तक से बना होता है? तो नारियल का रेशा स्क्लेरेंकाइमा उत्तक से बना होता है। फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं? उत्तर है इसका चालनी नालिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम रेशे। उस उत्तक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशीय उत्तक, अभी पहले भी हमने बात की थी। तो पेशीय उत्तक जो है यह वह उत्तक है जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। न्यूरॉन दिखने में कैसा होता है? न्यूरॉन दिखने में पूंछ सहित तारे के आकार का उत्तक होता है। अब इसकी संरचना भी हमारे सिलेबस में है, वो प्रश्न भी अभी आगे आएगा। तो आप देखोगे कि जो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो चित्र है, वो पूंछ सहित तारे के आकार का जो उसका जो संरचना है। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। हृदय पेशी जो हमारे हृदय में है, हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती हैं, यानी उसमें एक केंद्रक होता है। नंबर 2, ये अनैच्छिक पेशियां हैं। अनैच्छिक पेशियां इसलिए क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, ये अपना काम अपने आप ही करती रहती हैं। हम कहें कि हमारा दिल धड़के या हम कहें हमारा दिल ना धड़के, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं क्योंकि इनकी गति को संचालित नहीं किया जा सकता। और नंबर 3 है, हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचित करती रहती हैं। यानी कि ये जो वो पेशियां हैं जो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं लगातार। एरियोलर उत्तक का क्या कार्य है? नंबर 1, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। नंबर 2, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। और नंबर 3, उत्तकों की मरम्मत में उनकी सहायता करता है।
हमारा अगला प्रश्न है उत्तक को परिभाषित करें। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। पहले ये प्रश्न जो है वो टेक्स्ट में था, अब ये अभ्यास में आ गया है, पहले पाठ्य पुस्तक में था। तो एक समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। तो 4 प्रकार के तत्व जो हैं जो मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं। नंबर 1 वाहिनिका, नंबर 2 वाहिका, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा और नंबर 4 फाइबर रेशे, या इसको जाइलम रेशे या जाइलम फाइबर इसको कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पौधों में सरल उत्तक और जटिल उत्तक में किस प्रकार की भिन्नता है, कैसे इनके बीच में अंतर हमने बताना है। तो सबसे पहले जो है वो सरल उत्तक की बात करते हैं। इन उत्तकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए इनको सरल उत्तक कहा जाता है, क्योंकि इनके बीच में जो इनकी उत्तकों में सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जब हम जटिल में आते हैं तो उसमें एक प्रकार की नहीं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से जटिल उत्तक बने होते हैं। अब नंबर 2 की बात करते हैं। सरल उत्तक में संवहन उत्तक का कार्य नहीं कर सकते, बल्कि जटिल उत्तक जो है वो संवहन उत्तक का कार्य करते हैं। सरल उत्तक में जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं और जटिल उत्तक में अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं। सरल उत्तक 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेकाइमा। जहाँ तक जटिल उत्तक की बात है तो वो 2 प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। हमारा अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेकाइमा के बीच में अंतर स्पष्ट करें। देखिए पैरेन्काइमा में कोशिका भित्ति पतली होती है, कालेन्काइमा में कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है और स्क्लेरेकाइमा में कोशिका भित्ति पूरी की पूरी मोटी होती है। अब हम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कालेन्काइमा में कोशिका भित्ति इसमें भी सेल्यूलोज की बनी होती है, परंतु स्क्लेरेकाइमा में जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन की बनी होती है। रंध्र का क्या कार्य है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रंध्र जो है वो छोटे छोटे छेद हैं जो कि जीवित पत्तियों में पाए जाते हैं। इससे जो है गैसों का आदान प्रदान किया जाता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इन्हीं द्वारा की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रंध्र वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इन्हीं के द्वारा होती है। हमारा अगला प्रश्न है 3 प्रकार के पेशीय रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। तो ये देखिए नीचे चित्र बने हुए हैं। सबसे पहला चित्र जो है वो है रेखित पेशी का, दूसरा जो चित्र है वो अरेखित पेशी का और जो तीसरा चित्र है वो है हृदय पेशी का। अब रेखित पेशी को हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, अरेखित पेशी को हम अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं और हृदय पेशी तो हृदय पेशी है ही। देखिए पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें पेशीय रेशा भी कहते हैं, रेशों का बना होता है। हम कह सकते हैं कि वो पेशीय रेशों का बना हुआ है। ये हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की गति, किसी भी तरह की मूवमेंट हो। हमारे हृदय में भी गति होती है और ये 3 प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक जो हमारी इच्छा से काम करते हैं, अनैच्छिक जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप ही काम करते हैं और तीसरा है हृदय पेशी। तो ये चित्र आप ध्यान से पहले देख लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब हम इन तीनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। आप अंतर पहले देख लो और अगर आप चित्र बनाना चाहते हो तो बाद में इस वीडियो को बैक करके ये चित्र भी बना सकते हो। तो सबसे पहले जो है ऐच्छिक या रेखित पेशी की बात करते हैं। यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं, हड्डियों से, यानी हड्डियों के बिल्कुल पास पास होती हैं, उनसे जुड़ी होती हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं अनैच्छिक पेशी की या अरेखित पेशी की, ये आँखों की पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में रहती हैं। और जो यहाँ तक की बात करते हैं हृदय पेशी की, ये हृदय में पाई जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती कहाँ है, पहली अस्थियों के पास,
दूसरी यानी कि जो अरेखित जो है वो पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में, और तीसरी जो है कार्डिक या हृदय पेशी वो हृदय में पाई जाती हैं। अब दूसरी बात कि वो ऐच्छिक है या अनैच्छिक है। देखिए जो रेखित पेशी यानी कि ऐच्छिक पेशी है वो ये ऐच्छिक होती हैं, अनैच्छिक यानी अरेखित पेशी ये अनैच्छिक होती हैं, और हृदय पेशी भी अनैच्छिक पेशी होती है। तीसरी बात, इनमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशियाँ कहते हैं। जो इसमें अब ये चित्र में देखिए, यहाँ पर ये देखिए पट्टियाँ पाई जा रही हैं, तो रेखित पेशी में ये रेखाएं बनी हुई हैं, तो इसलिए इनको हम जो है रेखित पेशियाँ कहते हैं, क्योंकि इनमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं अरेखित पेशी की यानी कि अनैच्छिक की। इनमें गहरे और हल्के रंग की पट्टियाँ नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखित पेशियाँ कहते हैं, क्योंकि इसमें रेखाएं नहीं होती। और तीसरी जहाँ तक कि कार्डिक यानी कि हृदय पेशी की बात करती हैं, इनमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ इनमें भी नहीं होती। अब चौथी बात, इनकी शेप की बात करते हैं। ऐच्छिक पेशियों की ये लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं, जबकि अरेखित पेशियाँ ये लंबी, एक केंद्र की और एक सिरे से नुकीली होती हैं। अब चित्र में भी देख सकते हैं ये नुकीली हैं, देख लीजिए अरेखित पेशियाँ, बल्कि रेखित पेशियाँ नुकीली नहीं हैं। तो यहाँ पे एक सिरे से ये नुकीली हैं। अगर आप चित्र देख लोगे तब भी अब काफ़ी अंतर चित्रों से भी पता चल जाएगा। और जहाँ तक बात आती है हृदय पेशियों की, तो ये बेलनाकार शाखाओं वाली और केंद्रीय होती हैं। अब है अगला प्रश्न, कार्डिक पेशी यानी कि हृदय पेशी का क्या विशेष कार्य होता है। बहुत आसान है। हृदय पेशी करती क्या है, सारी उम्र आपके दिल को चलाती हैं। सारी उम्र जो है आप इधर से उधर जाते हो, जिंदा रहते हो, तो किसकी वजह से, आपके अंदर ये हृदय पेशी हैं। हृदय पेशी जीवन भर काम करती है, जीवन भर सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, वो काम करती रहती है। आपका खून का सर्कुलेशन आपके शरीर में चलाए रखती है, आपको पता नहीं चलता आपके लिए काम कौन कर रहा है, आपके लिए ये हृदय पेशी काम कर रही हैं। तो हृदय पेशी का विशेष कार्य है पूरे जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन, प्रसार और संकुचन, प्रसार और संकुचन, फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना करना है। इसी के परिणाम स्वरूप सारे शरीर में रक्त गति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियों को शरीर में स्थित कार्य और ऊर्जा के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। अंतर तो पहले पढ़ लिया, पर अब आधार बदल दिया। सबसे पहले जो है वो उनके कार्य के आधार पर, तो ये ऐच्छिक पेशियां हैं जो शरीर को इच्छानुसार गति प्रदान करने में सहायक होती हैं। तो ये इच्छानुसार, हमारी इच्छानुसार गति जो है वो रेखीय पेशियों के माध्यम से ही हो पाती है, जबकि अरेखित पेशियां ये अनैच्छिक पेशियां हैं, अर्थात ये जंतु की इच्छा पर संचालित नहीं होती। ये स्वतः ही पेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं। और हृदय पेशियां ये भी अनैच्छिक पेशियां हैं जो हृदय की पेशियों को बिना थके प्रसार संकुचन, प्रसार संकुचन, प्रसार संकुचन जो सारी उम्र चलता है उसमें सहायता करती हैं। अब शरीर में स्थिति के आधार पर देखिए, यहाँ पर हाथ, पैर, कंकाल पेशियों में जो है वो रेखित पेशियाँ होती हैं, पहले भी बताया था, अस्थियों के आसपास यानी हड्डियों के आसपास। दूसरी बात, अरेखित पेशियाँ आहार नालिका, रक्त नालिका का प्रसार एवं संकुचन, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में क्या पाया जाता है, अरेखित पेशियाँ। और हृदय में अर्थात हृदय की दीवारों में क्या पाया जाता है, कार्डिक यानी कि हृदय पेशियाँ। हम ये रहा हमारा चित्र, न्यूरॉन का चित्र, जो कि एक तारे के आकार का, जिसके पीछे एक पूंछ है, देख लीजिए। यहाँ पर एक केंद्रक है दिखाया गया है, एक जो है आपको तंत्रिकाक्ष है जहाँ से जो है वो सिग्नल्स यानी कि हमारे जो सेंसेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इन्हीं जो है उत्तकों से चलती हैं। सिग्नल भी हमारे शरीर में जो चलते हैं, अगर हमें मान लीजिए कि किसी ने चूंटी मारी और हमें एकदम से आभास हुआ, तो ये तंत्रिका उत्तक ही हमें बताता है कि अरे कुछ हुआ है।
निम्नलिखित के नाम लिखिए। उत्तक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है, इसका उत्तर है सरल शल्की एपिथेलियम। अगला प्रश्न, उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, इसका उत्तर है कंडरा। अगला प्रश्न है, उत्तक जो पौधे में भोजन का संवहन करता है, इसका उत्तर है फ्लोएम। अगला प्रश्न, उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, इसका उत्तर है एडिपोस। अगला प्रश्न, तरल अधात्री सहित संयोजी उत्तक कौन सा है, इसका उत्तर है रक्त। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में स्थित उत्तक कौन सा है, तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन, जिसका भी आपने चित्र भी बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान करें। त्वचा, पौधे का वलय, अस्थि, वृक्काय, नालिका, अस्तर, संवहन और बंडल। तो सबसे पहले है त्वचा। त्वचा जो है वो शल्की एपिथेलियम उत्तक है। पौधे का वल्क विभज्योतक उत्तक है। अस्थि एक संयोजी उत्तक है। वृक्क नलिका अस्तर एक घनाकार एपिथेलियम उत्तक है। और नंबर 5 संवहन बंडल जटिल उत्तक है। ये जाइलम और फ्लोएम जो है वो इसके उदाहरण हम यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपने इन पांचों में जो है वो उत्तकों की पहचान करनी है। हमारा अगला प्रश्न है, पैरेंकाइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं, नाम बताएं। देखिए, जो पैरेंकाइमा जो उत्तक होता है वो पौधे के नाजुक जो भाग होते हैं वहाँ पाया जाता है, जैसे पत्ती, फल, फूल और युवा तने। यहाँ पर पैरेंकाइमा उत्तक पाया जाता है। पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। देखिए, पौधों में एपिडर्मिस यह पौधे के आंतरिक उत्तकों की सुरक्षा करता है। एक तो यानी कि जो एपिडर्मिस है वो बाहर की परत होती है, तो अगर बाहर की परत होगी तो आंतरिक उत्तकों की सुरक्षा आसानी से हो जाएगी। दूसरी बात, यांत्रिक आघात तथा रोगाणुओं से पौधे की रक्षा करता है, जिससे पौधा जो है यांत्रिक आघात से भी बच जाएगा, रोगाणुओं से बच जाएगा, बीमारियों से भी वो उसका बचाव मुमकिन है। और तीसरी बात, रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान जो है वो होता है। कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। छाल किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है। पेड़ों की छाल होती है जिसको हम कॉर्क भी बोलते हैं। देखिए, छाल की भित्ति जो होती है उसके पर सुब्रिन नाम का एक पदार्थ होता है जो इन छालों को जल विरोधी बनाता है, जिस कारण यह जल को बाहर आने से रोकता है और इस प्रकार छाल सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है। यानी कि पौधों से जो जल है वो बाहर नहीं आने देता और पौधा जो है वो सूखता नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न दी गई तालिका को पूर्ण करें। ये पूर्ण करके ही यहाँ पर मैंने बनाई है। स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। सरल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कालेंकाइमा, पैरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। बल्कि जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।